नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भाजपा प्रचार में जुट गई है कहीं न कहीं फील्ड में। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में जो बैठक हुई, उसका खुलासा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया है मीडिया के समक्ष एक चैनल को। उसमें उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं कुछ चेहरे ऐसे उतारे जाएँगे जिससे लगता है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में परिवारवाद को बढ़ावा देगी। उससे स्पष्ट लग रहा है जैसा कि उन्होंने कहा कि बा वहाँ पे जो बैठक हुई, राज्य चुनाव समिति की पहली बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी, धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को हमीरपुर से चुनाव में उतारा जाए। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री को चुनाव में उतारा जाए। वहीं पे चर्चा हुई विक्रमादित्य सिंह एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से। विक्रमादित्य सिंह भी प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री हैं। कांगड़ा से चर्चा आई तो आरएस बाली के नाम का जिक्र आया। इसी तरह से शिमला से चर्चा आई तो विनोद सुल्तानपुरी का जिक्र आया। सुधीर शर्मा का जिक्र भी आया कांगड़ा से कहीं न कहीं। तो लगभग सभी सीटों पे जिस तरह से वहाँ पे चर्चा की गई है, उससे लगता है या तो कुछ पुराने चेहरे उतरेंगे या फिर परिवारवाद को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। हालाँकि कांग्रेस पार्टी ने आज से ही शुरू किया है, आवेदन माँगे गए हैं। आज से ₹10,000 के साथ जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, वो आवेदन करेंगे। लेकिन प्रतिभा सिंह का ये इंटरव्यू खुलासा करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस जैसे राष्ट्र स्तर पे परिवारवाद का जो आरोप भाजपा इस पे लगाती आ रही है, वहीं पे हिमाचल भी घिरेगी इस बार। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रदेश के, वो जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार उदयवीर पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। पठानिया जी, आपने देखा होगा कि एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें प्रतिभा सिंह ने बड़ा साफ-गोई के साथ कहा कि उस बैठक में हुआ क्या-क्या। कहीं न कहीं जी, उन्होंने खुलासा किया और उसमें उन्होंने ये कुछ चेहरे ऐसे बताए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक भी होंगे कांग्रेस के, वो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन या तो हैवीवेट चेहरे होंगे या परिवारवाद से हैवीवेट चेहरे निकलेंगे, ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब प्रतिभा सिंह का उस इंटरव्यू में जिस तरह से बोली हैं, वो कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर अब सारी चीज़ें एक बार फिर वहीं पे सिमटने शुरू हो गई हैं, जहाँ की कांग्रेस आदी रही है, यानी कि परिवारवाद। और परिवारवाद में जिस तरह से अभी कांगड़ा का ज़िक्र किया, उसमें सुधीर शर्मा स्वर्गीय पंडित संतराम जी के बेटे हैं। रघुवीर सिंह बाली का ज़िक्र उन्होंने किया तो वो स्वर्गीय जीएस बाली के बेटे हैं। चौधरी चंद्र कुमार का ज़िक्र किया तो वो खुद उनका परिवार और उनके बेटे भी उस कांग्रेस की राजनीति में शामिल रहे हैं। यही जी। हाल विनोद सुल्तानपुरी शिमला के नाम लिया, वो केडी सुल्तानपुरी के बेटे हैं, स्वर्गीय जो पूर्व सांसद थे। मंडी में आ गई बात तो माँ-बेटे के बीच में आ गई कि भई वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। यही हाल जो है वो कमोबेश हमीरपुर में खुद तैयार कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है। जी। और खुद प्रतिभा सिंह ने ये बोला कि या तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जी को लड़वा दिया जाए या फिर मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था का नाम वहाँ पर चल पड़ा। जी। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक दुविधा वाली बात जो है खुद कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों से पहले ही कर दी, जिससे जो कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है, वो इस चुनाव में खुद को आम ही महसूस कर रहा है। आपने एक सही बात बोली कि कुछ ना कुछ लोग इसमें चाह रहे होंगे कि हम भी चुनाव लड़ें। फिर बात वही आ गई कि ₹10,000 जमा करवाइए, आवेदन दीजिए। तो बात यहाँ पर भी एक सवाल कांग्रेस के भीतर उठता है जिस तरह से, क्योंकि परिवारवाद की चीज़ें इसी इंटरव्यू में निकल कर सामने आई हैं। और ये कहीं न कहीं अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक घाटे का सामान भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब। जी। जी, और इसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव हमारे लिए बड़ी चुनौती है और जब विक्रमादित्य का ज़िक्र आया, उन्होंने कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट है हाईकमान के पास कहीं न कहीं कि वो यूथ वोट कैप्चर है। मुझे लग रहा है प्रतिभा सिंह या तो चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है या हाईकमान विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उतार के मुकाबला कड़ा करना चाहता है कहीं न कहीं, क्योंकि उधर से भी कहीं न कहीं जयराम ठाकुर जी का नाम चर्चा में आ रहा है कि वो उतर सकते हैं चुनाव में, क्योंकि वो जी। बहुत बड़े चेहरे हैं। जी। वही उन्होंने आईबी की बात करी, लोकल इंटेलिजेंस सीआईडी की बात करी। तो
वहां से ये इंडिकेशन तो क्लियर कट मिल रही है कि प्रतिभा सिंह, जिस तरह से अगर संगठन की बात करूं तो संगठन की नेता ने सबसे पहले हथियार परिवारवाद के चक्कर में डाल दिए, क्योंकि उन्होंने कहीं संगठन की बात नहीं करी है अभी तक। जो जो इंटरव्यू, हालिया इंटरव्यू जो मैंने भी देखा, उसमें जी, कहीं संगठन की बात नहीं थी, संगठन के जो नेता हैं उनको आगे लाने बात वाली बात नहीं थी। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं से ये आ रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को भी वहां से चुनाव में उतारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात सर, कि जिस तरह से उन्होंने कुछ और नाम भी लिए, धनीराम शांडिल जी का नाम लिया, चौधरी चंद्र कुमार का नाम लिया कि ये भी हो सकते हैं, एज फैक्टर है, इंद्रदत्त उन्होंने कुछ। लखनपाल का हमीरपुर से नाम लिया, हाँ बिल्कुल। जी। तो वहां पे ये है कि नाम लेने के लिए नाम लिए जा रहे हैं, और बाकी जगह कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको फैक्टर्स नजर आ जा रहे हैं कि एज फैक्टर है, वो है। लेकिन जिस फैक्टर के लिए कांग्रेस बदनाम है आज की डेट में, और चर्चाओं की वजह, बदनाम कहना तो शायद गलत होगा, कि चर्चाओं में रहती है कि ये लोग जो हैं वो परिवारवाद के आसपास उस ढर्रे पे चलते हैं, तो उस पे चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, इस इंटरव्यू में खुद प्रतिभा सिंह ने ये बोली कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया, उस पर सीरियसली डिस्कशन ही नहीं हो पाई। और जी, यहाँ पर खुद उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया कि हमीरपुर, जो कि इस वक्त सीएम डिप्टी सीएम की वजह से बड़ी हॉट सीट है, उसके ऊपर जी, जब कांग्रेस सीरियस नहीं है, तो फिर बकाया जो 3 लोकसभा क्षेत्र बचते हैं उसमें कितनी सिंसियर होगी, या कितना सीरियसली एक थॉट प्रोसेस वहां पे चला होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं अपनी जो पर्दादारी है उसको खत्म करती हुई नजर आ रही है, डॉक्टर साहब। जी। जी, कौशल जी, हमीरपुर एक ऐसा पार्लियामेंट रहा है जहाँ लगभग लगातार 8 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस कोई नया चेहरा वहाँ पे तैयार करने के लिए समय लगता है, उस पे काम नहीं कर पाई। अगर समय रहते बार-बार रामलाल जी को बीच में बार-बार आजमाया गया, बार-बार उन पे ही दाँव खेला गया, बीच में राजेंद्र राणा एक बार आए। अगर वहाँ से कोई ऐसा चेहरा तैयार किया होता, तो आज उसकी एक पहचान पार्लियामेंट के अंदर होती और उसको टिकट दिया जाए। अब देखिए, कोई सीरियसनेस नहीं है। प्रतिभा जी ने खुद कहा कि कोई सीरियस कैंडिडेट वहाँ से नज़र में नहीं है। क्योंकि बातों-बातों में उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की पत्नी को उतार दिया और उन्होंने उनकी बेटी की का ज़िक्र कर दिया मीटिंग में, जिसका खुलासा खुद प्रतिभा सिंह ने किया है। और इंद्रदत्त लखनपाल तीसरी बार के विधायक हैं और उनका भी कहीं न कहीं नाम चर्चा में आया। तो एक हमीरपुर को क्यों ध्यान नहीं दे रही कांग्रेस? और इस बार तो सीएम, डिप्टी सीएम उदयवीर जी ने ठीक कहा कि सबसे हॉट सीट है और उस पे नज़र है सबकी कि क्या होगा। जी, डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रश्न है, ये सही नहीं है कि इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी फोकस नहीं कर रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका टूर उन्होंने लगातार वो कर रहे हैं, लगातार जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं, और इसको आप चुनावी तैयारी के नज़रिए से ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रही प्रत्याशी की बात, तो मैं समझता हूँ कि हमीरपुर का चुनाव चेहरे के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। हमीरपुर का और हिमाचल प्रदेश का और पूरे देश का जो संसदीय चुनाव है, ये इस मुद्दे के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा कि पार्टी का प्रत्याशी कौन है। ये जो केंद्र सरकार की नीतियाँ रही हैं, केंद्र सरकार के कार्यक्रम रहे हैं, केंद्र सरकार की जो विफलताएँ रही हैं, और हिमाचल विरोधी जो एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की लगातार देखने में आ रही है, ये मुद्दे हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दे होंगे, और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को गंभीरता से लेते हुए इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, रणनीति भी बना रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव उतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला नहीं है, जितनी आसानी से पूर्व में जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी यहाँ अलग-अलग मुद्दों की वजह से जीती रही है, चाहे वो पिछले चुनाव में पुलवामा का मुद्दा आ गया, या जो एक सेंटिमेंटल इश्यूज लेके भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस में आती है, तो वो सेंटिमेंट्स इस बार अदरवाइज होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से मुद्दे और इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, जिनको हम जनता के बीच लेके जाएंगे। मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की लेके आई है, ये सारे देश में तो इसका जो इम्पैक्ट होगा मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिमाचल के संदर्भ में और हमीरपुर के संदर्भ में इसकी चर्चा करना चाहूंगा।
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और हिमाचल प्रदेश से हजारों नौजवान हमारे जो हैं वो सेना में अभी भी हैं, और बहुत सी विधवाएं हैं पूर्व सैनिकों की जो जिन्होंने शहादतें दी हैं। जो लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हुई हैं, चाहे चाइना के साथ हुई हैं, विद इन कंट्री जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन हुए हैं। तो ये जो अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, ये विशेषकर हिमाचल के जो युवा हैं, आप देखते होंगे कि कुछ समय पहले तक युवा सड़कों के ऊपर सुबह-सुबह दौड़ा करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, इस उम्मीद से कि वो सेना में जाएँगे। आज वो कहीं नज़र नहीं आते। तो वो युवा अब अपना हिसाब-किताब बराबर करने वाले, कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने जा रही है। आपने देखा होगा, कल भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे, उन्होंने शिमला में पत्रकार वार्ता करके इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की है। तो हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। आज हमीरपुर में रेल लाने की बात होती है, 1000 रुपया बजट पिछले कई बजटों से, जितने 3 बजट पिछले आए हैं, 2 पिछले इस बजट में और इससे पहले वाले बजट में 1000 रुपए का जो बजटरी प्रोविजन है वो कर दिया जाता है। अभी रानीताल से हमीरपुर रेल को लाने के शगुफे जो हैं वो भी छोड़ने शुरू कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो ये सारी मुद्दे हैं, ये सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कैंडिडेट को, प्रत्याशी को, मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी परियोजना होती है, लेकिन सवाल ये है कि बात उठती है और बात बाहर आती है और कहा जाता है कि एक कहता है मुख्यमंत्री की पत्नी लड़े, वो कहता है डिप्टी सीएम की बेटी लड़े। कहीं न कहीं वहीं पे विक्रमादित्य, आरएस बाली, सुधीर शर्मा, मतलब कांग्रेस फिर परिवारवाद का एक भाजपा क्यों घेरती है, नेशनल लेवल पे घेरती है कि गांधी परिवार की पार्टी है ये मतलब जनता की पार्टी नहीं है। तो हिमाचल में भी ये मौका देना चाह रही है कि कांग्रेस, इस तरह की चर्चा अब तो पब्लिक डोमेन में आ गई ना, जब राज्याध्यक्ष ने ऐसा जिक्र कर दिया जब। तो क्या और ऐसा नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास? पार्टी की जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें कई नामों के ऊपर चर्चा हुई, कई नामों के ऊपर विचार हुआ है। जहां तक बाली जी का प्रश्न है, सुल्तानपुरी जी का प्रश्न है, विक्रमादित्य का प्रश्न है, निश्चित तौर पर इनका संबंध राजनीतिक परिवारों से है। लेकिन इसके साथ साथ तीनों लोग, बाली विधायक हैं, इलेक्टेड चुने हुए विधायक हैं, सुल्तानपुरी चुने हुए विधायक हैं, ये तीसरा या चौथा चुनाव उन्होंने लड़ा है, और विक्रमादित्य सिंह 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं और हिमाचल सरकार में मंत्री हैं। तो ये परिवार की जो योग्यता है उस आधार पर इनके नामों के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। इनकी जो राजनीतिक योग्यताएं हैं, राजनीतिक पॉपुलैरिटी है, उस आधार के ऊपर इनके नामों के ऊपर चर्चा पार्टी ने की है। और किसी परिवार से संबंधित होना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। रही परिवारवाद की बात, तो इस विषय में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, संजय जी थोड़ा गुस्सा कर जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद को लेके अलग से किसी वक्त हम चर्चा कर लेंगे। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कहां से कहां तक है, इस चीज की किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ये नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है परिवारवाद के ऊपर, और वो संघ परिवार है, वही चलाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 2 नेता चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कोई लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, पूरी तरह से लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में समाप्त है। तो ऐसी पार्टी को और ऐसे लोग परिवारवाद का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लोग उठाते हैं, उछालते हैं, मैं समझता हूं इसमें कोई दम नहीं है। सवाल ये उठता है कि वही लोग विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, वही पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ेंगे, और वो राजनीतिक परिवारों से हैं, रसूख है उनका। कहीं न कहीं आपका जो आम नेता है, जो लाइन में लगा है, वहाँ तो उत्साहित तो होगा ही होगा इस चीज़ से। और बड़ा मतलब प्रतिभा सिंह जी ने खुद किया कि बड़ी चुनौती है ये चुनाव हमारे लिए। मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, अभी पार्टी ने आवेदन मांगे, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हैं पार्टी के फोरम के ऊपर, जिनके विषय में प्रतिभा सिंह जी ने जानकारी दी है। अभी कोई टिकटों के लिए निर्णय नहीं लिया गया है, आवेदन मांगे गए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, और आवेदन करने के उपरांत जो है, जिन लोगों के आवेदन आएंगे उनके नामों के ऊपर चर्चा होगी। इसके साथ ही पार्टी जो है अपने स्तर के ऊपर हर संसदीय क्षेत्र में सर्वेक्षण भी करा रही है। उस सर्वेक्षण में जो बेस्ट होगा उसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। उसका संबंध चाहे परिवार से हो, अन्यथा कोई कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो एक पैरामीटर तय करके जो है वो पार्टी जो है वो चुनावों में प्रत्याशी तय करेगी। इसमें किसी कार्यकर्ता के लिए कोई ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद पार्टी ने कर दिए और जिन नामों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं में से किसी को टिकट दिया जाएगा, ऐसा कोई निर्णय पार्टी ने लिया नहीं है। अभी आवेदन मांगे हैं कार्यकर्ताओं के,
आवेदन आएंगे, नेताओं के आवेदन आएंगे, उनकी छंटनी होगी, उसके उपरांत उनके ऊपर चर्चा करके जो है वो प्रत्याशी जो है वो फाइनल किए जाएंगे। जी, संजय जी, आपने चर्चा सुन ही रहे होंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का खुलासा होता है कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट को लेके बात हो रही है, हमीरपुर से मेन इनका संकट हमीरपुर में है। इनको कोई योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इसलिए मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लड़ाने की बात डिप्टी सीएम करते हैं, सीएम करते हैं कि आस्था अग्निहोत्री को लड़ाया जाए, डिप्टी सीएम की बेटी को। यहाँ तक बात पहुंच गई है। कहीं भी सीरियस चर्चा उस बैठक में हमीरपुर को लेके नहीं हुई है, इसका खुलासा अब बाहर हुआ है। तो वहीं पे नेता पुत्र और भी हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। पुराने चेहरे धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार की बात हो रही है, लेकिन एज फैक्टर में वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे। सुधीर शर्मा की बात हो रही है। सुधीर शर्मा पहले किनारा कर चुके हैं कि उनको धर्मशाला के लोगों ने विधानसभा का चुना है, तो वो उसी पे कायम रहेंगे और सेवा करेंगे बतौर विधायक। तो ये चीजें कांग्रेस के अंदर खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की गठन किया था, तो मुझे लगता है कि उस समय उनके उसमें रहा होगा कि कांग्रेस के आने वाले परिवारों को किस तरह से पाला जाए, किस तरह से परिवारों को राजनीति में सुरक्षित रखा जाए, उनका भविष्य, उनकी पेंशन, उनका रोजगार किस तरह से जो है वो रखा जाए, उसी के आधार के ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी की संरचना जो है वो देश के अंदर हुई थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अगर आप कांग्रेस पार्टी का ग्राफ देखिए, तो कांग्रेस पार्टी इस समय लीडरशिप बैंक करप्सी के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना प्रदेशों के अंदर कोई नेतृत्व मिल पा रहा है, ना इनको विधानसभा के अंदर मिल पा रहा है, ना इनकी जो है वो कोई उपयोगिता। जिस प्रदेश के अंदर जिन्होंने सालों वर्षों राज किया हो, उस प्रदेश के अंदर आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी किस हालात में पहुंच गई कि वहां पे जिस अलाई के साथ जाना चाहती है, जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया है, उस गठबंधन के अंदर वर्षों पुरानी कांग्रेस को एक नया दल जो कुछ वर्ष पहले खड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी अगर उनको 10 सीट की ऑफर, 80 सीट के अंदर जो है अगर 10 सीट की ऑफर कांग्रेस पार्टी को देती है, तो आप खुद मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी इस समय किस तरह की स्थिति के, किस तरह के दौर के अंदर से गुजर रही है। और पूरी कांग्रेस पार्टी देश के अंदर एक परिवार को बचाने के लिए, देश उनके लिए कहीं महत्व नहीं रखता है, राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे उन्हें कहीं कोई ऐसा मतलब नहीं रखते हैं। उनका केवल और केवल ध्यान जो है वो देश के अंदर एक राजनीतिक परिवार को बचाने के लिए, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार जो पार्टी बैठी हो, उसका प्रदेशों में क्या हाल होगा। अब प्रदेश के अंदर भी आप ये देख लीजिए कि किस तरह से जो है वो किस तरह के झूठे मुद्दे उठा करके, किस तरह झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई थी, और आज किस हालात के ऊपर ये पहुंच गए हैं। हर रोज मुख्यमंत्री को किसी ना किसी गारंटी के लिए, जो इनके 32 महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके चुनाव घोषणा पत्र के अंदर, उसके अंदर केवल अगर मुख्य 10 मान लिए जाए, तो उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री को हर रोज कोई ना कोई बहाना बना करके खड़ा होना पड़ता है। आप हिमाचल प्रदेश के इनके परिवारवाद की केवल अभी से आप क्यों चर्चा शुरू कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार, क्या आप अगर शुरू करें, चंद्र कुमार अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बेटा चुनाव लड़ता है, सत महाजन चुनाव छोड़ते हैं तो अजय महाजन आते हैं, उसी तरह सुजान सिंह जाते हैं, भवानी सिंह आते हैं। तो इस तरह के इनका राजिंदर राणा, आप हमीरपुर में अगर राजिंदर राणा, उनकी प्राथमिकता क्या होगी, उनका बेटा होगा। तो इसी तरह आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहानी वहां भी यही चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है, अगर चुनाव लड़ना है, सत्ता हालांकि नहीं मिलने वाली है, जीतने ये नहीं वाले हैं हिमाचल प्रदेश का। कल आपने एक बड़े टीवी चैनल का आपने सर्वे देख लिया होगा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर 4 की 4 लोकसभा सीटें हारने जा रही है। और निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता का भी मूड जो है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का है। सुधीर शर्मा राजनीति में आते हैं, परिवारवाद की पैद है, पौध है वो भी, जीएस बाली के बेटे आरएस बाली आते हैं। तो
तो इसी तरह इनका इनका तो ये पारिवारिक, ये एक गद्दी, ये वास्तव में राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं मानते हैं, ये एक दुकानदारी जो है, ये एक धंधा मानते हैं राजनीति को, कि पिता हटेगा तो पुत्र आएगा, पुत्र हटेगा तो बेटी आएगी, बेटी हटेगी तो पत्नी आएगी। तो इसका इनका इनका जो है ये पारिवारिक ये चला हुआ है, इनकी दुकानदारी है। वास्तव में इनको प्रदेश की सेवा भाव का एक राजनीति के अंदर अगर कोई आता है, एक संकल्प होता है सेवा भाव का, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं नजर नहीं आता है। तो ये अब रामलाल है, रामलाल जी ने अपना सर्वस्व लगा दिया कि मैं किसी ना किसी तरह अपने बेटे को खड़ा करूं। रामलाल ठाकुर, रामलाल पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पोते आते हैं। तो इसी तरह जो है ये कांग्रेस का, आप पूरी कांग्रेस, पूरे प्रदेश का परिदृश्य अगर आप घुमा करके देख लें तो कहीं ना कहीं ये इनकी कांग्रेस की धुरी जो है वो परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। मुझे लग रहा है, मुझे प्रेम कौशल जी अब इसके बाद लेकर के आएंगे कि प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र अनुराग ठाकुर जी आए थे। मैं आज भी बता देना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर जो है वो राजनीति के अंदर कतई 1% उनका दिलचस्पी राजनीति के, क्योंकि हम क्रिकेट के अंदर इकट्ठे काम कर रहे थे, उनकी 1% दिलचस्पी इसके अंदर नहीं थी। उन्होंने क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ करने का मन बनाया था। हिमाचल को क्रिकेट के ऊपर बहुत ऊपर लेकर के वो गए, और हिमाचल प्रदेश का स्तर जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पे भी और खेलों के अंदर भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उस समय भी वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं एचपीसीए की पॉपुलैरिटी और अनुराग ठाकुर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनके ऊपर कई तरह के आघात पहुंचाने के प्रयास किए। और अगर आज अनुराग ठाकुर राजनीति के अंदर अगर आज हैं, तो राजनीति में लाने वाले अगर कोई शख्स उनको है और इतना महत्व देकर के कि वो राजनीति के अंदर एक शख्सियत बन जाए, तो वो श्रेय जो है वो वीरभद्र सिंह जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आपने इतने आघात पहुंचाने का प्रयास किया कि आज वो जो है वो देश की राजनीति के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन संजय जी, विक्रमादित्य की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। सीआईडी की रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं कि मंडी से वो बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं, हाईकमान भी उस पर विचार कर रहा है। और जाहिर है, जैसे अनुराग जी का लोकसभा में जाना हुआ, अभी ये रास्ता विक्रमादित्य के लिए भी बन रहा हो। निश्चित तौर पे रास्ते सभी के लिए खुले हैं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना स्वयं का निर्णय है कि उन्होंने किस तरह से अब माताजी को बचाना है या पुत्र को आगे लाना है, किस तरह की राजनीति करनी है। अब आप ये भी मान करके चलिए, इनकी नजर में दूसरा कार्यकर्ता नहीं आएगा। अगर विक्रमादित्य सिंह लड़ते हैं तो शिमला ग्रामीण का क्या होगा, तो शिमला ग्रामीण में प्रतिभा सिंह लड़ेंगे। ये आप निश्चित तौर पे आज अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, कोई नया कार्यकर्ता नहीं आने वाला है। धुरी ले दे करके परिवारवाद के इर्द गिर्द में घूमने वाली है, इस चीज को आप मान करके चलिए। हमें अच्छा है अगर प्रदेश के अंदर अगर अच्छे नेता उभर के आते हैं, चाहे वो परिवारवाद की पौध हैं या परिवारवाद के नाम के ऊपर आगे आए हैं। अगर विक्रमादित्य यंग हैं, उनके अंदर अगर पोटेंशियल है, अच्छी बात है। प्रदेश के लिए प्रदेश का अच्छा होना चाहिए। हमारी सिर्फ लड़ाई यही है कि परिवारों को मत पालिए, प्रदेश को पालिए। प्रदेश के महत्वपूर्ण आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सालों साल वर्षों वर्ष प्रेम कौशल जी ने भी लगाए होंगे। ऐसे शख्सियत जो है उनको भी तो आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जिनके कंधों के ऊपर सवार होकर के कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर घूमती है। क्या उस कार्यकर्ता का कोई कतई अधिकार नहीं है कि वो अपनी इच्छा को जाहिर कर सके? आप लाइए, अपने कार्यकर्ताओं को लाइए। अगर सीआईडी की रिपोर्ट है तो वो लड़ाई कि इससे भारतीय जनता पार्टी स्वयं के ऊपर कंसंट्रेट करती है। हमारा लक्ष्य जो है वो अपने ऊपर जो है वो नजर रखना है और हमने किस तरह से चुनाव जीतना है। मैं तो आज भी आपके कार्यक्रम, क्योंकि हमारे लिए उम्मीदवार महत्व नहीं रखता, मैं तो अभी भी आपके कार्यक्रम में आया हूं। मैंने आपको सुबह बताया थी कि हमारा अभियान चला है, गांव चला अभियान है। हम तो कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जुड़ रहे हैं। हमारे लिए उम्मीदवार महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए पार्टी महत्व रखती है। इसलिए हम तो पार्टी के ऊपर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अगर इसी नजरिए के साथ अगर कांग्रेस पार्टी भी देश के अंदर काम कर रही होती तो इतनी बड़ी वर्षों पुरानी कांग्रेस जो है वो इस तरह से लुप्त नहीं होती कि कांग्रेस को जो है वो कहीं हर जगह जो है वो खोजा जा रहा है। कहीं इनका वोट शेयर जो है वो आज 3% आ रहा है किसी राज्य में, किसी राज्य में 15% आ रहा है, और कुल मिलाकर के ये कहीं भी जो है वो 30% से ऊपर ये नहीं जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि आज क्यों देश जो है वो विपक्ष रहित होता जा रहा है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। मेरा तो इतना कहना है। जी, उदयवीर जी,
सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पीछे मीटिंग ली थी, उसमें स्पष्ट कह दिया है कि जिसको बोला जाएगा वो मना नहीं करेगा, चुनाव में उतरेगा। उनका इशारा यही था कि जिस तरह से भाजपा चुनाव में उतर रही है, जो जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां से सीटें आए और हिमाचल से सीटें चाहते हैं वो, और बड़े चेहरे इसलिए चर्चा हो रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार को आगे करने की चर्चा चल रही है। तो जाहिर है, अगर मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ती है तो मुख्यमंत्री ही लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर डिप्टी सीएम की बेटी लड़ती है तो वही लड़ रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि वो एक तरह से वही होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का दबाव है उसको देखते हुए ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेरी करूंगा आपकी बात के साथ। जी ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, जिस तरह से प्रतिभा सिंह के बयानों का ही जिक्र करूं तो ये लोग अभी से आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से इन चीजों को देखेंगे तो कांग्रेस में ये माहौल पिछले जब से सरकार बनी है 12-14 महीने हो गए, तब से ये है कि कैसे किस कांटे को साफ करना है। अगर हमीरपुर की बात करूं, वहां पर मान लीजिए आस्था अग्निहोत्री मैदान में उतरती हैं, सीधी सी बात है, अगर वो जीत गई तो निकल गई, अगर वो लूज कर जाती हैं, हार जाती हैं वहां से, तो सीधा सा ये आएगा कि मुकेश अग्निहोत्री की कोई पैठ नहीं है, डिप्टी सीएम का कांटा साफ हुआ। उसी तरीके से प्रतिभा सिंह अगर वो खुद लड़ती हैं तब भी, या फिर विक्रमादित्य लड़ते हैं तब भी, नतीजा अगर हक में नहीं रहता है तो वो दबाव भी साफ हुआ। उसी तरीके से अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, इस वक्त रघुवीर सिंह बाली का जिस तरह से जिक्र आता है, तो एक बड़ा प्रेस्टिजियस जो इमेज बिल्डिंग है वो वहां पे होती है। तो इंटरनल फैक्टर्स तो ऐसे भी हैं कि कांग्रेस के भीतर ही आपस में हिसाब किताब बराबर करने का सिलसिला चला हुआ है। बीजेपी के साथ कोई जो सियासत का बही खाता है वो कोई नहीं खोल रहा है कांग्रेस में, अगर आज की डेट में देखा जाए तो। अभी संजय भाई ने कहा कि वहां से अगर विक्रमादित्य निकल जाते हैं तो फिर शिमला ग्रामीण से प्रतिभा सिंह आएंगी। यानी इन्होंने तो अपनी बात सियासी तौर पर ठीक घुमाई कि अगर बेटा दिल्ली पहुंचता है तो लोकसभा में तो विधानसभा में माताश्री की एंट्री हो जाएगी। जी लेकिन इस सारे बीच में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों आमने सामने नहीं है। कांग्रेस आपस में इस वक्त आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बयान है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। शायद यही कुछ ऐसी वजह है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अगर किसी तरीके से उसमें जो राहुल गांधी के बयान की बात करें कि जिसको बोला जाएगा वो चुनाव लड़ेगा, तो फिर चुनाव लड़ेगा, फिर दूसरा विरोधाभासी चीज ये आ जाती है कि आपने अगर किसी को चुनाव लड़ने के लिए कहना है तो फिर 10,000 रुपया लेके आप लोगों के आवेदन क्यों मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कांग्रेस का खुद हिला हुआ है, और बीजेपी वालों को तो फ्रंट फुट मिला ही हुआ है। किसी भी मसले में खुद बीजेपी कांग्रेस के लोग बीजेपी को फ्रंट फुट पे आने का टाइम दे रहे हैं, उनको खुद एक सेफ पैसेज दे रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पे आइए और वार करिए। मैं क्लोजिंग इसी बात से लूंगा सर कि उम्मीदवार जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये जो आम आदमी है वहां पर जो उम्मीदों पर वार है वो खुद बिल्कुल कांग्रेस के नेता आज की डेट में करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास उम्मीदों पर वार करने की जगह है, और बीजेपी ने ये तो ये टंटा ही खत्म कर दी है कि भैया आप 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, तो खुद मजाक की वजह बन रहे हैं सर जी पथरी साहब। जी कौशल जी, हिसाब किताब चुकता करने के भी जिक्र किया उदयवीर जी ने कि कहीं ना कहीं ठीक है, परिवार से लड़ाया जाता है, वो हार जाता है, तब भी हिसाब चुकता हो जाए। कांग्रेस के अंदर ये चीज चल रही है, विरोधाभास रहे हैं बीच में। अभी तक भी कुछ दिन पहले भी बयान थे, प्रदेश अध्यक्ष के भी थे, कुछ विधायक भी नाराज थे, चल रहे, उन्होंने भी खुल के हमले बोले हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीजें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं, और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है, कभी भी उनकी घोषणा हो सकती है, चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। उससे पहले कहीं ना कहीं ये बिखराव जो है, ये एकजुटता में कैसे आएगा, क्योंकि आपका हाईकमान भी कोई गंभीरता नहीं लेता। मीटिंगें बीजेपी का हाईकमान सारा यहाँ पे पहुंच जाता है बैठकें करने के लिए, और आप बीजेपी के प्रभारी यहीं रहते हैं, बड़े सह प्रभारी यहीं रहते हैं, आपके ना प्रभारी दिखते हैं ना सह प्रभारी दिखते हैं। उससे ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, और हिसाब किताब चुकता है पार्लियामेंट में ना कर लें एक दूसरे से कहीं, ये अंदेशा बना हुआ है कौशल जी।
उदय भाई ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारी और इसमें हर तरह के विषयों के ऊपर अपने-अपने विचार सब लोग रखते हैं। किसी को निपटाने का, किसी को हराने का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पूरी एकजुटता से हिमाचल प्रदेश में पहले भी लड़ी है, विधानसभा के चुनाव भी लड़ी है, नगर निगम के चुनाव भी लड़ी है, उपचुनाव भी हमने जीते हैं और लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में भी हम पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे। रही बात, मैंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो 2 लोगों की पार्टी नहीं है, ये मोदी और अमित शाह की पार्टी नहीं है कि जो वो कहेंगे वही होगा। मैं संजय जी, अ, आपने कुछ बातें कही, मैं एक चीज़, जो आप जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस को इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है, मुझे आपकी बातों में अहंकार नज़र आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और जिस तरीके से वो सरकार चल रही है लठमार स्टाइल में, वो किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ का नगर निगम है, उसको लेके जो टिप्पणियाँ की हैं, उन टिप्पणियों ने सारे हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके ऊपर किस तरीके से गंभीर प्रश्न उठाए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति देश के अंदर लेके आ रही है, अभी बिहार में जो हुआ, वो कितना शर्मनाक है, कितना अनैतिक है, इसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। इस चीज़ को भी भारतवासियों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा और समझा है। जिन अमित शाह जी बहुत ज़ोर-ज़ोर से डायसिस को बजा-बजा के, ठोक-ठोक के कहते थे कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, और नीतीश कुमार जी कहते थे कि मर जाएँगे, लेकिन दोबारा इस गठबंधन में नहीं जाएँगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति में कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। आप बड़े जोश के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, और वक्त है निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के ऊपर आधारित पार्टी नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में भाजपा की कोई सोच है, ना प्रदेश के बारे में सोच है। भाजपा एकमात्र सोच को लेके देश में चल रही है, वो सोच है एन, केन, प्रकेन प्रदेशों में और देश के अंदर सत्ता हासिल करना। अडवाणी जी को भारत रत्न दिया, बधाई उनको, लेकिन अगर अडवाणी जी भारत रत्न ही थे, तो उनको उनको पिंजरे में क्यों बंद कर दिया गया? तो भारतीय जनता पार्टी में भी वर्चस्व की लड़ाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे दर्जे के नेता केंद्र में हैं, उनको खुदे लाइन लगाया गया। किस तरीके से आपके जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान, उनके वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। वसुंधरा राजे के साथ क्या किया, किस तरीके से पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, किस तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, किस तरीके से 2 लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वो सारा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। और जिस परिवार, कांग्रेस परिवार की बात आप कर रहे हैं, उस परिवार का एक स्वर्णिम इतिहास हिंदुस्तान और दुनिया की राजनीति में है। उसको आप भारतीय जनता पार्टी के दावे, भारतीय जनता पार्टी की झूठी बातें उसको झुठला नहीं सकती। हम लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, एकजुटता के साथ लड़ेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग होंगे। जी, उदय जी, आप बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं थोड़ी-सी इस चीज़ पे चल रहा हूँ, कुछ बातों पे, जिस तरह से अभी प्रेम कौशल भाई ने ज़िक्र किया कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। बीजेपी पर भी कहा कि ठीक है, बीजेपी में भी ये बात सही है इनकी थी कि 2 लोगों का कब्ज़ा है, बाकी नहीं है, ये भी हकीकत है। और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि जो पिछली बार हम लोग जीते हैं, तो कितना मैं कांग्रेस से मेरा ये रहता है कि 0.9% का फ़र्क था। ओपीएस के मुद्दे की बात करी। कल मेरी किसी एक मंत्री महोदय से ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ओपीएस का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरे को सिर्फ 52 वोट्स की जो लीड है कर्मचारी खाते से, वो उन्हें वहां पे मिली है। दूसरी बात कि जब ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस बैठते हैं, तो आम आदमी के मुद्दों को छेड़ते तो जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करते। प्रेम कौशल भाई ने कहा कि जो लोग सुबह सड़कों पे दौड़ा करते थे, अब दिखने बंद हो गए हैं, और वो बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा। तो मेरा सवाल पब्लिक आम आदमी होने के नाते ये भी है कि वो जो पॉलिटिकली सूट करता है, वो चीजें दोनों दल सामने लाते हैं। पर अभी ये भी है, तो बेरोजगारों की कितनी बड़ी फौज है जो कि अभी वहां पर छोटा शिमला में लगातार वहां पे धरना प्रदर्शनों में रहती है, और सरकार को वहां पर ये चीजें सत्ता के खिलाफ जाती हैं प्रेम जी, जो प्रेजेंट में सत्ता में हो, क्योंकि उनको केंद्र से नहीं, स्टेट से रोजगार है उनका।
जी। देखिए, रोजगार तो दोनों जगह से होता है, केंद्र से भी होता है, स्टेट से भी होता है। नहीं, मुद्दे जो तो जेल दोनों में पड़े हैं वो सारे मुद्दे तो आपके मुद्दे तो दोनों हैं, आपके ऐसा नहीं है, आपकी सरकार के तरफा कारण बात नहीं हो रुके पड़े हैं सकती। ना अभी। मुद्दे तो दोनों दिक्कत ये हैं। रोजगार देने की है। गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दी थी। 2 नहीं, वो करोड़ आपने लोगों भी को दी है, प्रतिवर्ष आपने भी दी है, रोजगार वो देने की आपने बात भी की दी थी, है, नौकरी आपने देने भी की दी बात है, की, उन्होंने उनकी भी दी नौकरी है। खत्म कर दी। आम आदमी क्या भारतीय बीजेपी और जनता पार्टी कांग्रेस की के केंद्र हथों सरकार ठगने ने के तो लिए नौकरी है? खत्म कर दी। जिन जिन संस्थानों में युवाओं को, देश के युवाओं को सरकारी रोजगार मिलता था, वो तो इन्होंने सारा प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो तो अपने नहीं, उद्योगपति चलिए, मित्रों के हवाले कर दिया। हिमाचल के संस्थान तो नहीं, खुले हैं अभी, वो तो नहीं बिके। बिल्कुल, वहां बीजेपी तो वालों के लिए यही 20,000 सवाल है, नौकरी संजय वो भाई से भी आपकी मेरा तरफ यही सवाल घूमेगा, है। 20,000 नौकरियां हम इसी वर्ष में देने वो जा रहे चक्कर हैं, आपकी और तरफ जो हमने घूमेगा वादा इस नौकरी देने चुनाव का में। किया उसको पूरा करेंगे। इस चुनाव जी में आपकी तरफ घूमेगा वो। हाँ जी, जी संजय जी, जी मैं कौशल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा कि दो लोग जो है वो पार्टी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति है, संसदीय बोर्ड है, वहां पे बैठ करके उसमें वो प्रधानमंत्री भी कांग्रेस बैठते में हैं, भी उसमें है, गृह वो मंत्री भी कांग्रेस बैठते में हैं। भी है, वर्किंग कमेटी है और ये भारतीय जनता लेकिन पार्टी क्या के होता अंदर है सबको आंतरिक पता है। लोकतंत्र, इसे आप कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आपकी पार्टी चल रही है। लोकतंत्र ये होता है कि 3 बार के मुख्यमंत्री को भी ये पार्टी के अंदर साहस है कि अब आप नहीं चलाएंगे, अब नया कार्यकर्ता आएगा, नया चुनाव लड़के जो आया है, हम किसी को भी जो है वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सुखू मुक्कू नहीं चलेंगे, चलिए ऐसे चर्चा नारे को नहीं विराम लगते। देते हैं, एक बात, समय सब। हमारे जी, उसमें ऐसे जी, नारे नहीं चलते हैं। ये चलिए, प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के चलिए अंदर संजय जी, आंतरिक लोकतंत्र प्रयोग का साहस राजनीति है। में नए हो रहे हैं, जो बिल्कुल। नेता खतरा हो सकते हैं, उनको खत्म करने की रणनीति के तहत किया गया। राजनीति ही यही है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं परिवारवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे खुलासे पिछले दिनों जो बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार के लोगों को आगे करने के लिए, चुनावों में उतारने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट बताते हुए चर्चा की गई है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कुछ सर्वे भी हो रहे हैं, प्रारंभिक सर्वे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब आगे सर्वे के आते हैं कौन से कैंडिडेट उतरते हैं। लेकिन इसी बीच 10,000 रुपए के साथ लोकसभा चुनावों के लिए 4 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो आज से शुरू हो गए हैं। अगर पहले से ही बड़े नेताओं के दिमाग में, ज़हन में कुछ कैंडिडेट हैं और जो राजनीतिक परिवारों के हैं, तो फिर इस ऐसे आवेदन मांगने से क्या फ़ायदा? तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।